हाँ जी दोस्तों, तो दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 391 से 393A तक। बेसिकली मोटे मोटे आप कह सकते हो कि 391, 392, 393 और 393A 4 सेक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे बैक टू बैक कवर करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे रैप अप करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 391? बहुत ही ईजी और बिल्कुल मतलब कह सकते हो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, बट क्वेश्चंस कई बार इसमें से भी बन के आ जाते हैं, तो इसलिए हमें छोड़ के नहीं चलना है इसको। सेक्शन नंबर 391 क्या बात कर रहा है? कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस 34 to 36 एंड चैप्टर नंबर 20, मतलब कि 34 से लेकर 36 के जो सेक्शन है क्या वो अप्लाई होते हैं, और होते हैं तो क्या और किस तरीके से, और चैप्टर नंबर 20 का एप्लीकेशन की भी बात यहाँ पे करके चलेगा। डिट्टो है, कुछ भी नहीं है, म्यूटेटिस मुटेंडिस आपको ध्यान रखना और कुछ खास नहीं रह जाता। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 34, जो कि किसकी बात करता था? क्रिमिनल लाइबिलिटी की। 35 किसकी बात करता था? सिविल लाइबिलिटी की। और 36 किसकी बात करता था? पनिशमेंट की। ये तीन चीज़ें थी जो कि प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ और उसकी पनिशमेंट को डिसाइड करता था। 34, 35 और 36 आपने पढ़ा हुआ है, आपके कोर्स का पार्ट है ना। शैल अप्लाई टू, क्या ये अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। किसके ऊपर होगा? सेक्शन नंबर 389 और 390 के ऊपर होगा। बेसिकली ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो कि मनी रेजिंग की बात करते हैं। ये दोनों सेक्शन क्या बात करते हैं? मनी रेजिंग की। चाहे आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू मनी रेज कर रहे हो, चाहे आप आइडिया के थ्रू मनी रेज कर रहे हो, बट इन दोनों सेक्शन में आप मनी रेज करते हो और कोई भी फ्रॉड होने की जो संभावना है वो इन्हीं दो सेक्शंस के अंदर आती है। तो कहा जा रहा है कि इन दो सेक्शंस के अंदर जो भी आपने पैसा रेज किया है उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी या कुछ भी ऐसा पनिशमेंट योग्य कार्रवाई होती है तो आपको सेक्शन नंबर 34, 35, 36 का रेफरेंस लेना है। सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। 389 किसकी बात कर रहा है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और ये बात कर रहा है इशू ऑफ आईडीआर बाय अ फॉरेन कंपनी। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपका जो सेक्शन नंबर 34, 35, 36 है वो आपका अप्लाई हो जाएगा एज इट इज। नाउ बात करें सेक्शन नंबर 376 जो कि चैप्टर नंबर 20 का सेक्शन है। ये क्या बात करता है? ये बात करता है पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनी ऑल्दो डिसॉल्व, मतलब कि क्या जो फॉरेन कंपनी को वाइंड अप करने की पावर है वो डील की जाती है सेक्शन नंबर 376 के अंदर, कि उसको वाइंड अप किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो हाँ, जो ये सेक्शन है ये भी सेम टू सेम आपका अप्लाई हो जाता है किसके ऊपर? फॉरेन कंपनी के ऊपर। म्यूटेटिस मुटेंडिस आपका लेके चलना है। इन केस फॉरेन कंपनी रेजेज मनी एंड नॉट रीपेड रिडीम, मतलब कि ये तब होगा, मतलब आप डिसॉल्व या बंद वाइंड अप वगैरह कब करोगे? जब किसी फॉरेन कंपनी ने पैसा रेज तो किया है लेकिन उसको रीपे नहीं किया है या फिर उसको रिडीम नहीं करने दे रहा है, तो उस केस में आपका ये जो प्रोविजन है ये म्यूटेटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाता है फॉरेन कंपनी के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये पहला था आपका सेक्शन नंबर 391। आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 392 जो कि बात करेगा पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने कोई भी इसके अंदर गलती अपराध किया तो क्या पनिशमेंट लगेगी? तो पनिशमेंट दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फॉरेन कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। पहले फॉरेन कंपनी की बात करें तो फाइन लगेगा इसको 1 लाख से 3 लाख, मतलब मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख का फाइन लग सकता है। और अगर आपका डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है तो एडिशनल फाइन भी लगाया जाएगा आपसे 50,000 रुपये पर डे का, एक दिन का 50,000 रुपया। बहुत ही मेजर फाइन है, बट यही है कि अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू नेचर का है तो जिस दिन से वो कंटिन्यू होना स्टार्ट होगा उस दिन से 50,000 पर डे की पेनल्टी आपके ऊपर और लग जाएगी। ठीक है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करें तो मिनिमम जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपये है और 5 लाख तक की यहाँ पे इसको बढ़ाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की इम्प्रिजनमेंट की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो सिंपल सेक्शन, सिंपल प्रोविजन, सिंपल पनिशमेंट, ईजिली आपको याद रखना है इसको। नाउ सेक्शन नंबर 393 किसकी बात करता है? कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी। बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है। क्या कह रहा है कि अगर आपने मतलब किसी भी फॉरेन कंपनी ने अगर इस चैप्टर के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया तो उससे उसके कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी चल रहे होंगे, जितने भी ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई फेलियर हुआ है कंप्लाई करने में तो उसके इसमें क्या होगा? तो जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं ना उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इट्स लाइबिलिटी टू बी सूड, मतलब कि सपोज आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, फॉरेन कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट। फॉरेन कंपनी ने जब डिफॉल्ट कर दिया तो फॉरेन कंपनी कह रही है कि जब मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो बात खत्म हो गई, अब मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी थी तो वो आपको लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। उसके तहत अगर आपके ऊपर केस भी किया जाएगा तो वो केस भी किया जा सकता है एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इस चैप्टर के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से जो भी ऑनगोइंग चल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या ये फॉरेन कंपनी के साथ अगर धोखा हो रहा हो, कोई नुकसान हो रहा हो तो क्या ये किसी को केस कर पाएगी? तो नहीं, मतलब कि इसको बेनिफिट नहीं देंगे ना, इसको हम बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों? तब तक जब तक कि ये कंप्लायंस ना कर ले। अगर बेनिफिट दे दोगे तो ये कंप्लायंस कभी करेगा ही नहीं। तो क्या कहा जा रहा है? कंपनी
शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ब्रिंग एनी सूट क्लेम अनटिल कंप्लाइड, मतलब कि अगर फॉरेन कंपनी को कोई केस करना है किसी के ऊपर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट तो वो नहीं कर सकता जब तक कि वो इस चैप्टर के प्रोविजंस का कंप्लायंस ना कर ले। बट किसी और को अगर करना है तो वो उसको करने का पूरा राइट है और आप उसके अंदर दोषी भी करार माने जाओगे। तो इस टाइप का सेक्शन है सेक्शन नंबर 393। देन आपका रूल नंबर 12 आता है जो कि है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आप कोई भी तरीके से फॉरेन कंपनी के नाम को इम्प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करोगे, इम्प्रॉपर यूज़ आप नहीं करोगे, उसके डिस्क्रिप्शन का यूज़ नहीं करोगे जब तक कि आपकी एक्चुअल में फॉरेन कंपनी बन नहीं जाती। मतलब ऐसा ना हो कि आपने इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में गए और आपने चीख के काम धंधे सब शुरू कर दिए कि हम भी फॉरेन कंपनी बन गए हैं और उसका आप इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, ऐसा आप नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो क्या होगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जाएगा, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएगी अंडर सेक्शन 210 और साथ ही में जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होंगे वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो सारी की जाएगी, आपके ऊपर पनिशमेंट सजा सब कुछ सुनाई जाएगी, 210 पूरे तरीके से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेसिकली सतर्क रहने के लिए है कि रूल नंबर 12 ये बताता है कि आप जब तक फॉरेन कंपनी नहीं हो तब तक उसके बेनिफिट्स नहीं लेने हैं, उसके गलत नाम को, उसके डिस्क्रिप्शन का प्रयोग नहीं करना है, उसको यूज़ करते हुए किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं उठाना है। नाउ अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 393A, जो ये न्यू सेक्शन था। ये क्या बात करता है, एग्जेम्पशन अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ एग्जामिशन दी गई। क्या एग्जामिशन दी गई है, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी या फिर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इन दोनों को एग्जामिशन दे सकती है इन सो फार एज दे रिलेट टू, मतलब किन किन एरियाज में एग्जामिशन देने की बात की जा रही है, ऑफरिंग फॉर सिक्योरिटीज, रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस, ऑल मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, मतलब कि भैया शेयर्स इशू, सिक्योरिटीज इशू करने से लेके प्रोस्पेक्टस और उससे रिलेटेड मैटर्स में छूट देने की बात कर रही है। कब, इन दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सेज एक्ट 2005। मतलब कि सेज एक्ट के तहत अगर आपने IFSC सेटअप किया है और उसके अंदर आप सिक्योरिटीज ऑफर करने जा रहे हो या फिर प्रोस्पेक्टस के आप कुछ रिक्वायरमेंट में कोई छूट चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड और भी कोई मैटर है, तो उसके अंदर छूट जो है वो दे सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। किसको किसको दे सकती है, फॉरेन कंपनीज को भी दे सकती है और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी दे सकती है। इन दोनों में ध्यान दें, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? आपने देखा है कई जगहों पे फॉरेन कंपनी वर्ड यूज हुआ है, कई जगहों पे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वर्ड यूज हुआ है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो हाँ, क्या डिफरेंस है? फॉरेन कंपनीज के लिए आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 का कंप्लायंस होना जरूरी है। 242 क्या कहता है? 242 कहता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और साथ ही में 2 क्लॉज और बता देता है। बट इसके अंदर तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। बट उसको फॉरेन कंपनी अगर बनना है तो इसके साथ 2 एडिशनल प्रोविजन को आपको और फुलफिल करना पड़ेगा कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो और साथ में आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो भी इंडिया में हो, तब आप जाके क्या कहलाते हो, फॉरेन कंपनी। तो ये डिफरेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पे अप्लाई होते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब फटाफट से इसके प्रोविजंस को हम एक बार अपने मॉड्यूल से और कवर अप कर लेते हैं। यस, 392 391, ठीक है, 390 तक हमारा हो गया था आईडीआर का। 391 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 34 to 36 एंड चैप्टर नंबर 20। सेक्शन नंबर 391 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 34 से सेक्शन नंबर 36 एंड चैप्टर नंबर 20। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन नंबर 1, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 34 to 36 बोथ इंक्लूसिव, दोनों जोड़ते हुए, शैल अप्लाई टू किसके ऊपर? द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन नंबर 389 एज दे अप्लाई टू प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द इंडियन कंपनी। मतलब कि वो उस तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा कि जैसे कि आपकी कोई इंडियन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही हो, उस तरीके से ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कौन से के ऊपर? जो 389 के अंदर आप प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे हो। साथ ही में द इशू ऑफ आईडीआर बाय अ फॉरेन कंपनी, मतलब कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि भैया जो ये सेक्शंस है ना, ये इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा उस तरीके से जैसे कि ये इंडियन कंपनी के द्वारा ये काम किया जा रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, फर्क क्या है? द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया,
कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, और आईडीआर कौन इशू कर रहा है? आईडीआर इशू कर रहा है फॉरेन कंपनी। सी द डिफरेंस। ऐसे जब आप इसको माइन्यूटली तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, और उस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है, आपको मिक्स नहीं कर देना है कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉरेन कंपनी को आप सेम समझ लो और दोनों को इंटरचेंजेबली आप कोट करते रहोगे तो आप फंस जाओगे। उसका आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे फॉरेन कंपनी यूज़ करना है, कहाँ पे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया टर्म को यूज़ करना है। ठीक है, इन तीनों सेक्शंस को यहाँ पे कोट कर दिया गया फटाफट से। सेक्शन 34 क्या करता था? क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। 35 था सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, और 36 था पनिशमेंट फॉर फ्रॉडेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। अगर पैसे किसी से आपने फ्रॉड तरीके से हासिल किए हैं, उसको इन्वेस्ट करने के लिए इंड्यूस किया है, तो उसके ऊपर 36 आपका एप्लीकेबल हो जाता था। नाउ सबसेक्शन 2 यहाँ पे क्या बात बताता है? ये बात बता रहा है सेक्शन नंबर 376 की। प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 376, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनीज ऑल्दो डिसॉल्व द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 20, दैट इज चैप्टर ऑन वाइंडिंग अप, शैल अप्लाई मुटेटिस मिटेंडिस फॉर क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में अगर किसी फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस आपको क्लोज करना है तो ये आपका सेक्शन 376 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ कब ये क्लोजर की बात की जाएगी? एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इन केस सच फॉरेन कंपनी हैज रेज्ड मनी थ्रू ऑफर और इशू सिक्योरिटीज अंडर दिस चैप्टर अंडर विच हैव नॉट रीपेड और रिडीम्ड। मतलब आपने पैसा रेज किया है और आप उसको रीपे नहीं कर रहे हो, रिडीम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको इंडियन कंपनी मानते हुए उस फॉरेन कंपनी को यहाँ पे डिसॉल्व करने के प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है सर। नाउ पनिशमेंट एंड कॉन्ट्रावेशन देखा हमने सेक्शन नंबर 392। ये क्या बात बता रहा है? ये कह रहा है विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 391 इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 22, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अगर इसके चैप्टर की ये कॉन्ट्रावेंशन करता है ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे देखो 391 को छोड़ दिया गया। 391 बेसिकली क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो है वो तो है ही, सिविल क्रिमिनल पनिशमेंट ये सब तो जो लगना है लगेगा ही, डिसॉल्व वगैरह करना है वो सब तो हम करेंगे ही, वो सब तो अलग है। उसके अलावा क्या और पनिशमेंट होगी तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो क्या कह रहा था? फॉरेन कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन कितना? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड कहाँ तक? 3 लाख रुपीज़ तक। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अगर ऑफेंस कंटिन्यूइंग नेचर का है तो उस केस में क्या होगा? एडिशनल फाइन लगेगा कितना? विच में एक्सटेंड टू 50,000 फॉर एवरी डे, 50,000 रुपये एक दिन तक का एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या होगा? पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, और उसको एक्सटेंड कहाँ तक किया जा सकता है? 5 लाख रुपए तक। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। सम अप करने के लिए यहाँ पे दोबारा से इसको कोट कर दिया गया कि भैया फॉरेन कंपनी के ऊपर फाइन कितना लगेगा? 1 लाख से 3 लाख, और कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होगा तो 50 रुपये पर डे का, जब आपका डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया वहाँ से। और अगर हम बात करें ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की तो उसके ऊपर कितना लगेगा? मिनिमम अमाउंट है 25,000 रुपये और उसको मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? 5 लाख रुपये तक। अगला सेक्शन था आपका सेक्शन नंबर 398, जिसके अंदर कहा गया कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से आप बच के नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर कोई और फंस रहा होगा तो उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मोटा मोटा सेक्शन नंबर 393 आपको ये बात बताता है। ठीक है, एनी फेलियर बाय अ कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय द कंपनी और इट्स लायबिलिटी टू बी सीड। मतलब कि आपका वैलिडिटी खत्म नहीं होगा, और अगर कोई लायबिलिटी है सू होने की तो वो भी आपकी वहीं बनी रहेगी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु आपका नुकसान होगा। कैसे होगा? द कंपनी शैल नॉट बी इंटाइटल टू ब्रिंग एनी सूट। जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो कोई सूट फाइल नहीं कर पाएगी, क्लेम एनी सेट ऑफ, मेक एनी काउंटर क्लेम और इश्यूड एनी लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत डीलिंग और ट्रांजैक्शन अनटिल, कब तक नहीं कर पाएगी? अनटिल द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू इट। मतलब जब तक वो इस चैप्टर के प्रोविजंस को कंप्लायंस नहीं कर लेती है, वो किसी और के ऊपर केस नहीं कर पाएगी। मतलब वन साइडेड बेनिफिट मिलेगा सामने वाली पार्टी को, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूल नंबर 12 हमने देखा था, क्या कह रहा था? कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, एक्शन फॉर इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी। मतलब कि आप फॉरेन कंपनी का डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हो या फिर आप इस नाम को
इम्प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, इट स्टेट्स दैट इफ एनी पर्सन और पर्सन्स ट्रेड और कैरी ऑन बिजनेस इन एनी मैनर अंडर एनी नेम और टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी, मतलब आप फॉरेन कंपनी का नाम यूज़ करते हुए कोई भी धंधा कर रहे हो, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, दैट पर्सन और ईच ऑफ दोज पर्सन शैल अनलेस ड्यूली रजिस्टर्ड, जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो, एज फॉरेन कंपनी अंडर द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, शैल बी लाइबल फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर रजिस्टर्ड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में उनके ऊपर क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 210 ऑफ द एक्ट, एंड एक्शन कॉन्सिक्वेंट अपॉन दैट इन्वेस्टिगेशन शैल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चलाई जा सकती है और उसके तहत जो भी एक्शन होगा वो भी लिया जा सकता है। रूल नंबर 12 ये बात आपको बता के चल रहा है, बेसिकली आपको डरा के चल रहा है। अगला आता है आपका नया सेक्शन 393A जो कि है एग्जाम्पशन अंडर दिस चैप्टर। क्या कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी क्लास के फॉरेन कंपनी को या फिर companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business in India। मतलब कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली ये है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और ये है आपका फॉरेन कंपनी। इन दोनों को यहाँ पे बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे सकती है, एग्जाम्पशन दे सकती है। क्या एग्जाम्पशन दे सकती है और किस बारे में एग्जाम्पशन दे सकती है, तो हमने 3 मैटर्स देखे थे। इन सो फार एज दे रिलेट टू ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज पहला, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टस दूसरा, एंड ऑल मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू तीसरा, देयर टू इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेटअप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सेज एक्ट 2005। मतलब कि इस एक्ट के तहत जो सेक्शन नंबर 18 है उसके तहत आपका IFSC क्रिएट हुआ है, और अगर ये IFSC जो है ये करने जा रहे हैं क्या, सिक्योरिटीज़ को ऑफर, या फिर इनके पास प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है या उससे रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसके अंदर प्रोविजंस को इनको रिलैक्स किया जा सकता है। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब कि इस चैप्टर के कुछ कुछ एग्जाम्पशन देने के राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि वो 393A के तहत बेसिकली बढ़ावा देने के लिए फॉरेन कंपनीज को यूज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है बॉस, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये पूरा चैप्टर हमारे यहाँ के खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे इसके सवालों की प्रैक्टिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल क्वेश्चंस हम कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को भी अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके दिमाग में और अच्छी क्लैरिटीज की डेवलप हो जाए। नाउ द रिक्वायरमेंट इज रिविजन एंड रिपीटेशन। मल्टीपल राउंड आप इसको लेक्चर्स को सुन भी सकते हैं, एक बार चाहे तो उसको खुद से भी पूरी की पूरी स्टडी कर लेंगे तो आपको इसकी एक बेटर पिक्चर और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में कैप्चर हो जाएगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प आउट करेगी।